अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जमात पंजुम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 9वां सबक और 10वां सबक के अहम पॉइंट जानेंगे। दोस्तों, टेस्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं उसमें काफ़ी अहम पॉइंट है। आप अच्छे से एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा वीडियो को देखें, क्योंकि टेट इम्तिहान में एक मार्क भी बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 9वां सबक और 10वें सबक के अहम पॉइंट्स जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। तो पहला देखें, 9वां सबक फ़िज़ाई कुर्रा, हवा। ये नई किताब के अंदर नाम दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उसमें आपको ये नाम देखने को मिलेगा, मौसमी हालात, हवा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सूरज के आतराफ ज़मीन की गर्दिश को कहते हैं। दोस्तों, सूरज के आतराफ ज़मीन का गर्दिश करना या फिर ज़मीन का चक्कर लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? तो जवाब देखें, मदारी गर्दिश। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मदारी गर्दिश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन ज़रूर रहेगा, सूरज के आतराफ ज़मीन का चक्कर लगाना। इसको हम चुनेंगे, इसको ही सिलेक्ट करेंगे। आप अच्छे से जहन में रखें, सूरज के आतराफ ज़मीन का गर्दिश करना, सूरज के आतराफ में ज़मीन का गर्दिश करना मदारी गर्दिश कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना क्या कहलाता है? या फिर ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करने को कहते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि सूरज के आतराफ ज़मीन की गर्दिश करना मदारी गर्दिश कहलाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जवाब देखें, महवरी गर्दिश। तो दोस्तों, ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है। या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महवरी गर्दिश किसे कहते हैं? तो आप अच्छे से जहन में रखें, ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ज़मीन जिस मदार पर सूरज के आतराफ गर्दिश करती है वो मदार इस शक्ल का होता है। बहुत ही अहम सवाल है। ज़मीन जिस मदार पर सूरज के आतराफ गर्दिश करती है वो मदार उस शक्ल में होता है, यानी दिखाई देता है। तो दोस्तों, जवाब देखें, बैज़वी। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, दिन और रात बनते हैं। दोस्तों, दिन और रात कैसे बनते हैं? बहुत ही अहम सवाल। तो दोस्तों देखें, महवरी गर्दिश। दोस्तों, महवरी गर्दिश किसे कहते हैं? हमने जाना कि ज़मीन का अपने महवर पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। मौसम बनते हैं। आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि मौसम में कितने किस्म के होते हैं, यानी अक़साम के होते हैं। तो वो मौसम कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, मदारी गर्दिश। दोस्तों, मदारी गर्दिश क्या है? हमने जाना कि सूरज के आतराफ ज़मीन का गर्दिश करना मदारी गर्दिश कहलाता है। सूरज के आतराफ ज़मीन का चक्कर लगाना मदारी गर्दिश कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। इन माह में शिद्दत की गर्मी होती है। वो कौन से महीने हैं जिसमें ज़्यादा गर्मी होती है, यानी शिद्दत की गर्मी होती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून में शिद्दत की गर्मी होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें। फ़िज़ाई कुर्रे को दर्जे हरारत की बुनियाद पर इतने परतों में तकसीम किया गया है। दोस्तों, पहले हमें ये जानना है कि हमारे आतराफ पाई जाने वाली हवा को हम हवाई कुर्रा कहते हैं। आप अच्छे से ज़हन में रखें कि हमारे आतराफ पाई जाने वाली हवा को हवाई कुर्रा कहते हैं। इस हवा में कई गैस, मिट्टी के ज़र्रात, धूल, आबी बुखारात पाए जाते हैं और उसके साथ साथ बादल, हवाओं का चलना, नमी, खुश्की, सर्दी, गर्मी, बारिश का होना वगैरह जैसी तमाम तब्दीलियाँ आबो हवा में ही होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि
फिजाई कुर्रे को दर्जे हरारत की बुनियाद पर कितने परतों में तकसीम किया गया? तो जवाब देखें 5। तो देखें वो कौन कौन से हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इन परतों को यानी ज़मीन के अतराफ जो हवा की परतें हैं इसे फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। फ़िज़ाई कुर्रे को दर्जे हरारत में पाई जाने वाली तब्दीलियां की बुनियाद पर 5 परतों में जो तकसीम किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ज़मीन की सतह पर पाई जाने वाली सतह है। ज़मीन की सतह पर कौन सी सतह पाई जाती है? जवाब आपके सामने ये रहा, ट्रोपोस्फियर। ये ज़मीन की सतह से बिल्कुल करीब पाए जाने वाली परत है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हम इसमें रहते हैं और इसमें मौजूद हवा को ऑक्सीजन के ज़रिए लेते हैं। दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, ट्रोपोस्फियर। यानी ज़मीन की सतह से करीब पाए जाने वाली परत जो है ट्रोपोस्फियर है और हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। इसमें मौजूद हवा को सांस के ज़रिए लेते हैं। आबो हवा में पाई जाने वाली तमाम तब्दीलियां इस परत में ही वाक़ होती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, आबो हवा में होने वाली तब्दीलियां इस परत में वाक़ होती है। दोस्तों पिछले पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि वो कौन सी परत है, फिर भी एक मरतबा आप अच्छे से जहन में रखें कि ज़मीन की सतह से करीब पाए जाने वाली फ़िज़ाई परत ट्रोपोस्फियर है और हम ट्रोपोस्फियर में रहते हैं और इसमें मौजूद हवा को सांस के ज़रिए लेते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आबो हवा में होने वाली तब्दीलियाँ इस परत में वाक़ होती है। तो वो कौन सी परत है? देखें, ट्रोपोस्फियर। आबो हवा में पाई जाने वाली तमाम तब्दीलियाँ इस परत में वाक़ होती है, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर फ़िज़ाई परत से हम जितना ही बुलंदी पर जाते हैं उतना ही दर्जे हरारत में वाक़ होता है। दोस्तों ट्रोपोस्फियर जो परत है यानी फ़िज़ाई परत है, हम जितना ही बुलंदी पर जाते हैं यानी ऊंचाई पर जाते हैं तो दर्जे हरारत में वाक़ होता है। तो क्या वाक़ होता है? कमी वाक़ होती है या फिर दर्जे हरारत में इजाफ़ा होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, कमी। यानी ट्रोपोस्फियर परत में हम जितना बुलंदी पर जाते हैं उतना ही दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। मौसमों में तब्दीली इस हरारत की वजह से होती है। मौसमों में जो तब्दीली वाक़ होती है वो कौन सी हरारत है जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली आती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, शमसी हरारत। जैसा कि आपने देखा होगा कि आबो हवा यानी मौसम तमाम दिन एक सा नहीं होता, ये तब्दील होते रहता है। कभी आसमान में बादल होते हैं, कभी अंधेरा छाया होता है, कभी नमी पाई जाती है तो कभी ठंडी हवाएं चलती है और कभी मौसम में खुश्की पाई जाती है और कभी गर्म हवाएं चलती हैं। इस तरह चंद दिन में बारिश होती है और चंद दिनों में गर्मी में इजाफा होता है। तो इसकी वजूहात क्या है? देखें दोस्तों, शमसी हरारत यानी मौसमों में तब्दीली जो होती है शमसी हरारत की वजह से होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कुतबैन के मुकाबले में क़ते इस्तिवा पर सूरज की हरारत होती है। दोस्तों जो कुतबैन के इलाक़े हैं क़ते इस्तिवा पर सूरज की हरारत होती है, यानी कैसे होती है? कुतबैन का जो इलाक़े होते हैं यानी शुमाली क़ुतुब और जनूबी क़ुतुब के मुकाबले में क़ते इस्तिवा पर, क़ते इस्तिवा किसे कहते हैं? दोस्तों क़ते इस्तिवा वो फ़र्ज़ी लाइन है जो ज़मीन के बीचों बीच से गुजारा गया है, यानी एक फ़र्ज़ी लकीर खींची गई है, उसको हम क़ते इस्तिवा कहते हैं। क़ते इस्तिवा पर सूरज की जो हरारत होती है कैसे होती है? देखें, ज़्यादा। दोस्तों सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों हमें लिखना होगा क़ते इस्तिवा पर, यानी जवाब देना होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हवा जगह घेरती है, वज़न रखती है, दबाव डालती है, उसके अलावा ये भी करती है। दोस्तों यहाँ पर साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हवा जगह घेरती है, वज़न भी रखती है और दबाव डालती है। तो दोस्तों इस सवाल में ही कई अहम पॉइंट्स आपके सामने हैं कि हवा जगह भी घेरती है, वज़न भी रखती है और दबाव भी डालती है। इसके अलावा और भी ये करती है। तो जवाब देखें आपके सामने ये रहा,
आवाज़ पैदा करती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, एक अखबार के टुकड़े को खुला फेंकने पर दूर जाएगा या मोड़कर गेंद की शक्ल में फेंकने पर दूर जाएगा। यहाँ पर यह सवाल है आपके सामने कि एक अखबार का टुकड़ा है, उसको खुला फेंकने पर दूर जाएगा या फिर मोड़कर फेंकने पर दूर जाएगा। तो जवाब आपके सामने ये रहा, मोड़कर फेंकने पर दूर जाएगा। तो जवाब आपके सामने ये रहा, मोड़कर फेंकने पर दूर जाएगा। एक अखबार का जो टुकड़ा होता है खुला फेंकने पर दूर जाएगा या मोड़कर फेंकने से, ये किताब में बहुत ही अहम पॉइंट दिया गया है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। तो अखबार का जो टुकड़ा है खुला फेंकने पर दूर जाता है या मोड़कर फेंकने से, तो मोड़कर फेंका हुआ अखबार का टुकड़ा दूर जाएगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक अखबार के टुकड़े को खुला फेंकने पर ज़्यादा दूर नहीं जाता है, इसकी वजह क्या है। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना कि जो खुला पेपर है वो दूर नहीं जाता, बल्कि जो मोड़कर फेंका गया पेपर है वो दूर जाता है। उसकी वजूहत क्या है। तो दोस्तों जवाब देखें, क्योंकि हवा दबाव डालती है, यानी हवा दबाव डालने की वजह से ये तमाम काम या फिर कहिए ये मंजर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हवा की तवन्नाई को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पहियों को घुमाकर जो बिजली तैयार की जाती है उसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि हवा की तवन्नाई को इस्तेमाल करते हुए, यानी हवा की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पहिए घुमाकर जो बिजली तैयार कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा, विंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहेंगे टिडल इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। हवा में ज़्यादा मकदार में ये गैस पाई जाती है। दोस्तों हवा में वो कौन सी गैस है जो ज़ायद मकदार में पाई जाती है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस हवा में ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। तो दोस्तों जवाब को आप अच्छे से ज़हन में रखें कि हवा में ज़्यादा मकदार ये गैस की होती है। तो जवाब हमारा रहेगा नाइट्रोजन। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हवा में सबसे कम मकदार में ये गैस पाई जाती है। दोस्तों अभी हमने जाना कि हवा में ज़्यादा मकदार में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सब में कम मकदार में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में सबसे कम मकदार में पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस सबक से यानी 90 सबक से फ़िज़ाई कुर्रा हवा से यही अहम पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब हम 10वें सबक की जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वो अहम पॉइंट्स हैं जो हमें टेट इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने 10वें सबक यानी सूरज और सैयारे से ये रहा। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, हमारे शमसी निज़ाम में सबसे बड़ा सितारा है। दोस्तों जो हमारा शमसी निज़ाम है यानी सोलर सिस्टम, जैसा कि आसमान में बादल, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे और दुमदार सितारे, इन तमाम को मिलाकर शमसी निज़ाम यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि हमारा जो शमसी निज़ाम में सबसे बड़ा सितारा कौन सा है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, सूरज। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हमारे शमसी निज़ाम में पाए जाने वाले तवानाई का ज़रिया है। दोस्तों जो शमसी निज़ाम में उसमें पाए जाने वाले तवानाई का ज़रिया क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, सूरज, यानी सूरज हमारे शमसी निज़ाम में पाए जाने वाले तवानाई का ज़रिया है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हमारे शमसी निज़ाम में जुमला सैयारे हैं। दोस्तों हमारा जो शमसी निज़ाम है उसमें जुमला कितने सैयारे हैं। दोस्तों हमें आसमान में बादल नज़र आते हैं, सूरज, चाँद, सितारों के साथ साथ चंद सैयारे और दुमदार सितारे भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो शमसी निज़ाम है उसमें जुमला सैयारों की तादाद क्या है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, 8,
यानी हमारे शमसी निज़ाम में जो जुमला सैयारे हैं 8 हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। पहले इसको भी एक सितारा माना जाता था, लेकिन अब इसको साइंसदान सैयारे के तौर पर शुमार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों वो कौन सा सैयारा है जिसको पहले साइंसदान सैयारा मानते थे, लेकिन अब इसका जो शुमार है सैयारों में नहीं किया जा रहा है? तो उसका नाम देखें, प्लूटो। दोस्तों प्लूटो को पहले सैयारा माना जाता था, लेकिन अब जो साइंसदान है इसको सैयारे में शुमार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। सैयारों के नाम सूरज से दूरी के हिसाब से। दोस्तों सैयारों के नाम आप यहाँ पर देखें, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यानी दूरी के हिसाब से। पहला रहा अतारुद, दूसरा ज़ोहरा, तीसरा ज़मीन, चौथा मुरीख, पाँचवा मुश्तरी, छठवां ज़ुहल, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। और दोस्तों अभी हमने पिछले पॉइंट में जाना था कि इसका भी शुमार सैयारे में किया जा रहा था, लेकिन इसका शुमार अब साइंसदान नहीं कर रहे हैं। उसका नाम था प्लूटो। 90वें मकाम पर प्लूटो था, लेकिन उसका शुमार अभी साइंसदान नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। सूरज से करीब तरीन सैयारा है। दोस्तों सूरज से जो करीब तरीन सैयारा है वो कौन सा, उसका नाम आपके सामने ये रहा, अतारुद। अतारुद जो सैयारा है वो सूरज से बिल्कुल करीब तरीन सैयारा है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दूरी के लिहाज से सूरज से ज़मीन कौन से मुकाम पर है, या फिर सूरज से ज़मीन कौन से मकाम पर है दूरी के लिहाज से? तो दोस्तों हमने जाना कि सूरज से करीब तरीन जो सैयारा है वो अतारुद है। तो अब हम इस पॉइंट में जानेंगे कि सूरज से ज़मीन कौन से मुकाम पर है, यानी दूरी के लिहाज से कौन से मुकाम है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, तीसरे। दूरी के लिहाज से सूरज से ज़मीन तीसरे मुकाम पर है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सैयारा है। दोस्तों हमने जाना कि 8 सैयारे हैं, पहले 9 सैयारों को शामिल किया, यानी सैयारों में 9 सैयारों को शामिल किया जाता था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया। सूरज से करीब तरीन सैयारा अतारुद है, और ज़मीन का मुकाम यानी सूरज से करीब यानी दूरी पर तीसरे मुकाम पर है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, मुश्तरी। मुश्तरी सबसे बड़ा सैयारा है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ज़मीन इन सैयारों के दरमियान में है। दोस्तों अभी हमने जाना कि ज़मीन का मुकाम दूरी के लिहाज से सूरज से तीसरे मुकाम पर है। तो अब यहाँ पर देखें, ज़मीन इन सैयारों के दरमियान में है। तो कौन से सैयारे हैं जो ज़मीन से पहले हैं और ज़मीन के बाद में है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, ज़ोहरा और मुरीख, इन दोनों के दरमियान में ज़मीन है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सूरज से तवील फासले पर कौन सा सैयारा है? दोस्तों अभी हमने जाना कि सूरज से करीब तरीन सैयारा अतारुद है और सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि सूरज से तवील फासले पर कौन सा सैयारा है? तो जवाब आपके सामने ये रहा, नेपच्यून। नेपच्यून जो सैयारा है वो सूरज से तवील फासले पर है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कौन से सैयारे के अतराफ हल्के हैं? यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सैयारा है जिसके अतराफ में हल्का है। तो जवाब देखें, ज़ुहल, यानी ज़ुहल सैयारे के अतराफ में हल्का है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस सैयारे को सूरज के अतराफ घूमने में कम वक्त दरकार होता है? वो कौन सा सैयारा है जो सूरज के अतराफ घूमने में उसको कम वक्त लगता है, यानी चक्कर लगाने में कम वक्त लगता है? तो जाहिर सी बात है कि हमने जाना था कि सूरज से करीब तरीन सैयारा कौन सा है, तो अतारुद। तो दोस्तों जो करीब रहेगा उसको घूमने में वक्त कम ही लगेगा। तो जवाब आपके सामने यही रहा कि अतारुद। अतारुद सैयारे को सूरज के अतराफ घूमने में कम वक्त दरकार होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। चमकदार सैयारा है। दोस्तों वो कौन सा सैयारा है जो चमकदार है?
तो आपके सामने जवाब ये रहा ज़ोहरा। ज़ोहरा चमकदार सैयारा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। कला के अतराफ ज़मीन उस रफ्तार से हरकत करती है। दोस्तों कला के अतराफ में ज़मीन इस रफ्तार से हरकत करती है, यानी रफ्तार कितनी होगी, रफ्तार क्या होगी। तो दोस्तों जवाब देखें 30 किलोमीटर फ़ी सेकंड। 30 किलोमीटर फ़ी सेकंड के हिसाब से कला के अतराफ ज़मीन हरकत करती है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कला में किसी सैयारे के अतराफ घूमने वाले फल्की मादे को कहते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें ज़ैली सैयारा या फिर सैयारचा। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चांद को ज़मीन के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए वक्त दरकार होता है। दोस्तों चांद को ज़मीन के अतराफ चक्कर लगाने में कितना वक्त दरकार होता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, तकरीबन 28 दिन। 28 दिन दरकार होते हैं चांद को ज़मीन के अतराफ चक्कर लगाने में। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ज़मीन का महवरी गर्दिश का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए इतने घंटे लगते हैं। दोस्तों जवाब देखें 24 घंटे, यानी महवरी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए ज़मीन को 24 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थे 9वें और 10वें सबक के अहम पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। दोस्तों हो सकता है इसमें से कई और पॉइंट भी हो, लेकिन जो अहम थे वही पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।